इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ जटिल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे और उससे पहले जानेंगे कि आखिर जटिल कार्बनिक यौगिक होता क्या है। इस क्लास से पहले हम लोगों ने 15 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नामकरण किया है जो सिंपल कंपाउंड की श्रेणी में आता है, और आज हम लोग यहाँ जटिल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि आखिर जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होता है। अभी तक जिन कंपाउंड का नामकरण हम लोग सीखे हैं उसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन 10 आता था और इस तरह से उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता था। और इस जटिल कार्बनिक यौगिक में क्या है कि 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, 2 या 2 से अधिक एल्काइल ग्रुप भी आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में। और इस तरह से जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं और उसी नाम से जानते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों के नाम से। तो यहाँ पहले 2 एग्जाम्पल लेंगे कि आखिर ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता क्या है और इसके आईयूपीएसी नामकरण के आईयूपीएसी ने कुछ सिस्टम दिया है, कुछ नियम है जिसके आधार पर इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो पहले 2 कंपाउंड यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आखिर ये जटिल कार्बनिक यौगिक क्यों कहलाता है। यहाँ ये अल्कोहल का एक कंपाउंड लिखा गया है और यहाँ 2 जगह इसका कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ है। इसमें हम कितना भी कार्बन ले सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें अक्सर 10 तक ही लिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा कार्बन है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट में चला जाता है। तो ये कंपाउंड एक शो करता है और कार्बन चूंकि एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन का एक ही बॉन्ड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन 2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पर यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ ये कार्बन 3 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। और यहाँ ये कार्बन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, फिर यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH2OH। चूंकि इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए अल्कोहल का एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी कंपाउंड को हम यहाँ CH3 CH2 CH CH3, यहाँ CH CH3 CH2 CH2OH यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ CH3 CH2 CH CH3 CH, यहाँ CH3, फिर यहाँ CH2, ये CH2, यहाँ CH2OH। ये एक ही कंपाउंड को यहाँ 4 तरीके से लिखा गया है। इसको हम 5वें तरीके से भी लिख सकते हैं, 6ठे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही कंपाउंड ये है, यही कंपाउंड ये है और यही कंपाउंड ये है। अब इसमें पहले हम अंतर समझ लेते हैं क्या है। यहाँ बॉन्ड दिया गया है, हाइड्रोजन नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रत्येक पर हाइड्रोजन है। यहाँ एक बॉन्ड है कार्बन का, इसका ये अर्थ हुआ कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और अभी तक हम लोगों ने जितना कंपाउंड पढ़ा है उस सभी में देखे हैं कि कार्बन का 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही मौजूद है। अगर 4 से कम होगा फिर भी वो गलत होगा, अगर 4 से ज़्यादा होगा फिर भी वो गलत होगा।
और अभी तक जितना कंपाउंड हम लोग सीखे हैं उस सही में कार्बन का 4 कोवलेंट बॉन्ड ही जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो उसके 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन की जरूरी है। यहाँ 2 कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ ये कार्बन 3 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ इस तरह से इसी कंपाउंड को लिखा गया है। यहाँ बॉन्ड दे करके भी लिख सकते हैं, यहाँ बॉन्ड के बदले में डॉट भी दे सकते हैं, या डॉट यहाँ नहीं भी दे सकते हैं। तो ये सब एक ही कंपाउंड को दिखाता है। अगर यहाँ बॉन्ड नहीं दिया गया इसका मतलब है कि यहाँ बॉन्ड मौजूद है। तो जब इसका यूपीएससी नामाकरण करने के लिए देता है तो क्वेश्चन में अक्सर ये देता है या ये देता है या फिर ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा। फिर एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ अगर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है तो यहाँ CH3 इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ CH है तो फिर इस कार्बन से यहाँ CH3 ग्रुप जुटा हुआ है। फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है और फिर यहाँ CH2OH है। अर्थात इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये CH3 ग्रुप है, यहाँ CH2 है और ये CH3 जहाँ ब्रैकेट में दिया गया, इसका मतलब है कि इस कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुटा हुआ है। फिर यहाँ CH, यहाँ ब्रैकेट में CH3 है, इसका मतलब है कि ये CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुटा हुआ है। अब यहाँ बॉन्ड कैसे पता करेंगे? यहाँ ये कार्बन एक बॉन्ड इधर से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड CH3 से 3 बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड खाली, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक उसी प्रकार से इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड यहाँ CH3 ग्रुप से 2 हो गया और इसका एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है 3 और एक बॉन्ड जो खाली रह जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इस तरह से कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। NCERT की जो किताब है उसमें जगह कम घेरे, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड को इसी रूप में लिखा गया है, इसलिए वो किताब थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी उसमें है। ये है उसमें अधिकांश कंपाउंड को इसी तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ इस सभी कंपाउंड में डिफरेंस बता देना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी इसको अलग अलग समझ डालते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, अलग नहीं है। एक ही कंपाउंड को इतने सारे ढंग से लिखा जा सकता है। ये वही कंपाउंड है, ये वही कंपाउंड है, ये वही कंपाउंड है और ये सब वही कंपाउंड है। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 5 तरह से इसको लिख दिया गया। छठे तरह से भी लिखा जा सकता है अगर हम यहाँ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर के आधार पर दे देते हैं तब। तो यहाँ एक कंपाउंड को हम देख रहे हैं कि 6 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है और 6 तरीकों में से कोई भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है इसका यूपीएससी नामाकरण करने के लिए। और अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएससी नामाकरण करें। ऐसा इसलिए कि विद्यार्थियों को उसका नामाकरण आता है या नहीं आता है, ये अक्सर जांचने के लिए परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नामाकरण कैसे किया जाता है और जटिल कार्बनिक यौगिक क्या है, किस तरह से होगा, इसको दिखाने के लिए यहाँ एक उदाहरण लिया गया है। फिर इसके बाद हम लोग इसके कौन कौन से नियम हैं बनाने के उस पर चलेंगे एक एक करके। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल को समझ लेना जरूरी इसलिए है कि एक ही कंपाउंड को हम कितने तरह से लिख सकते हैं और वो सब के सब समान होगा, एक ही होगा। तो यहाँ एक ही कंपाउंड को यहाँ अलग अलग 5 तरीकों से लिखा गया है। अब हम लोग इसका नामाकरण करेंगे। ऐसे कंपाउंड के नामाकरण के लिए सर्वप्रथम हम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला अर्थात लॉन्गेस्ट चेन को प्राप्त करते हैं और सबसे लंबी श्रृंखला चुनने के बाद उसकी गिनती करेंगे। और गिनती कहाँ से होगा? अगर फंक्शनल रूप लगा हुआ है तो उसकी गिनती फंक्शनल रूप की ओर से होगा। अगर फंक्शनल रूप नहीं है, कोई कंस्टिट्यूएंट है, तो उसकी गिनती हम कंस्टिट्यूएंट की ओर से करते हैं। अगर उस रिंग में
अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसकी गिनती हम डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसकी गिनती हम ट्रिपल बॉन्ड की ओर से करते हैं। अर्थात कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनने के बाद उसमें उसकी गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से कंस्टिट्यूएंट लगा होगा या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कब? जब ये अलग अलग अकेला रहेगा तब। अगर 2 या 2 से अधिक है तो फिर उसका भी नियम है कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन की लंबी श्रृंखला में मौजूद है तो उसमें हम कार्बन परमाणु की गिनती उस ओर से करेंगे जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इस प्रकार से उसकी गिनती करेंगे। लेकिन यहाँ केवल इस कंपाउंड को भी क्लियर करना है, उसके बाद उस पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले चेन में लंबी कार्बन श्रृंखला को लेते हैं। यहाँ 7 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। तो 7 कार्बन के लंबी श्रृंखला यह सूचित करता है कि यह हेप्टेन का डेरिवेटिव है, अर्थात इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो हेप्टेन है। तो यहाँ 7 कार्बन हेप्टेन को शो करता है और गिनती यहाँ अल्कोहल की ओर से करेंगे क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ इधर कंस्टिट्यूएंट भी है। जब कंस्टिट्यूएंट हो अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों लगा हुआ है तो पहली प्राथमिकता हम लोग वहाँ फंक्शनल ग्रुप को देंगे। इसलिए यहाँ हम दाहिने साइड से इसका नामकरण किए हैं, गिनती किए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, और 5 पर भी यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा 4, 5, यहाँ हाइफन देंगे। यहाँ 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई, तो यहाँ 4, 5 डाई मिथाइल। यहाँ 7 कार्बन के 7 को हेप्टेन कहते हैं और चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल का यूपीएससी नेम हम लोगों ने पढ़ा कि एल्केनॉल होता है। तो यहाँ 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल। यहाँ 4, 4 डाई मिथाइल हेप्टेनॉल हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। अर्थात ये सभी एक ही कंपाउंड है और इस सबका नाम यही हो जाएगा 4, 5 डाई मिथाइल हेप्टेनॉल। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नामकरण यहाँ पर हम लोग किए हैं अभी। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें कार्बन परमाणुओं की गिनती करेंगे और वो भी उस साइड से जिधर से फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, और यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप और कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों मौजूद है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप और कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों मौजूद हो तो हम पहली वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देते हैं और उसकी गिनती फंक्शनल ग्रुप की ओर से ही करते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है इसलिए इसकी गिनती हम अल्कोहल की ओर से करेंगे। यहाँ 7 कार्बन है तो इसका ये मतलब हो जाता है कि यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन है। अब यहाँ चूंकि 4 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप हम देख रहे हैं और 5 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो 4, 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल से डाई मिथाइल, अगर 3 रहता तो ट्राई मिथाइल, अगर 4 रहता तो टेट्रा मिथाइल लिखते। तो यहाँ 4, 5 ये शो करता है कि यहाँ 4 पर मिथाइल ग्रुप है और 5 पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ दोनों अंक देना जरूरी है। अगर यहाँ 2 अंक है तो बीच में कॉमा होगा, उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद हमें सभी उसमें स्मॉल लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 मिथाइल है, पहला 4 पर और दूसरा 5 पर। यहाँ 4, 5 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और यहाँ 7 कार्बन है तो हेप्टेन होगा, और अल्कोहल का यूपीएससी नेम होता है एल्केनॉल, तो यहाँ 7 है तो हेप्टेनॉल। तो इस तरह से इसका यूपीएससी नामकरण हो जाता है। IUPAC ने अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ नियम दिए हैं जिसके आधार पर इन सारे कंपाउंड का नामकरण होता है। इससे पहले थोड़ा सा हम IUPAC के बारे में जान ले। IUPAC अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इट मीन्स दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। The main function of this organization is to resolve any problem created in the field of chemistry. Either they belong to organic chemistry or inorganic chemistry or any other branches of chemistry. Because from time to time a large number of problems evolve and the solution of such problems
have been provided by IUPAC organization. This is an international organization of pure and applied chemists. A question arises here: what pure and applied chemists are? Pure chemists are generally those persons, scientists, or any other sections of our society who are interested in a particular branches of chemistry, and especially such persons are considered as the specialized person in all the branches of chemistry like organic, inorganic, physical, and there are so many branches of chemistry. Such persons or scientists are generally known as pure chemists, and applied chemists are those persons, scientists, a student, or any other sections of our society who are interested in only particular branch of chemistry like organic or inorganic or any other branches. But the organization so obtain in this way both type of chemists mix together to form such type of organization like pure chemist and applied chemist. So the full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. In this way we have to know what are different methods for IUPAC nomenclature that have been provided by IUPAC organization. Some of the main rules that have been provided by IUPAC organization are in this way. First rule which tells us, first we select the longest possible carbon chain during the nomenclature of such compounds. After selecting the longest possible carbon chain, we have to count the total number of carbon atoms, and that total number of carbon atom exhibit the name of parent hydrocarbon. In case two or more constituents are present in a particular carbon chain, then counting of carbon atom will start from where the sum of the numbers of constituents is minimum. In case only one functional group is present in the longest carbon chain, then the counting of carbon atom will start from functional group side and the compound will be derivative of that functional group. In case any double bond or triple bond is present in the longest possible carbon chain, then counting of carbon atom will start from that double bond or triple bond side and the compound will be derivative of that double bond and triple bond. In case only double bond is present in the longest possible carbon chain, then counting of carbon atom will start from double bond side and the compound will be derivative of alkane. Similarly, in case triple bond is present in the longest possible carbon chain, then counting of carbon atom will start from triple bond side and the compound will be derivative of alkyne. In this way, we can see that in case double bond or triple bond constituent functional group, any of this group is present in the longest possible carbon chain, then counting of carbon atom will start from that side. And another rule which tells us, in case the longest possible carbon chain contains two or more functional groups, then counting of carbon atom will start from that side where senior functional groups are added. And senior functional group is the main functional group and the compound will be derivative of that senior functional group and the rest of the functional group will be considered as the constituent. These are the certain rules for writing IUPAC nomenclature of complex organic compound. It means we can say that these are the several different laws that have been provided by IUPAC organization for IUPAC nomenclature of different complex organic compound। इस प्रकार से IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम दिया है जिसके आधार पर इन सारे कंपाउंड का IUPAC नामाकरण हम लोग करते हैं, जिसमें यहाँ एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया गया है। अब हम लोग हर एक नियम के बारे में एक बार जान ले और फिर हम लोग एक एक करके चलेंगे कि आखिर IUPAC ने ऐसा कौन सा नियम दिया है जिस नियम के आधार पर हम लोग ऐसे कंपाउंड का IUPAC नामाकरण करते हैं। इसमें पहला नियम ये कहता है कि सर्वप्रथम हम लोग कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं।
और लंबी जो श्रृंखला चुनते हैं कार्बन की वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सूचक होता है। अगर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में अगर 5 कार्बन मौजूद है तो पेंटेन का डेरिवेटिव होगा और इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन होगा। अगर इसकी लंबी श्रृंखला में अगर 6 कार्बन मौजूद है तो हेक्सेन का डेरिवेटिव होगा और उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन के नाम से जाना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर उस कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर 7 कार्बन आता है तो हेप्टेन का डेरिवेटिव होगा और उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन होगा। तो पहला नियम कहता है कि सर्वप्रथम हम कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। फिर दूसरे में जब कार्बन की गिनती करेंगे तो कार्बन परमाणु की गिनती प्रायः कंस्टिट्यूएंट की साइड से होता है। अगर उसमें कंस्टिट्यूएंट मौजूद है तो कार्बन परमाणु की गिनती हम कंस्टिट्यूएंट की ओर से करेंगे अर्थात ब्रांच। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के लंबी कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक अगर कंस्टिट्यूएंट मौजूद है तो कार्बन परमाणु की गिनती हम उस ओर से करेंगे जिधर से कंस्टिट्यूएंट के संख्याओं का योगफल न्यूनतम होगा। फिर अगला नियम ये कहता है कि अगर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो कार्बन परमाणु की गिनती हम डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं और वो कंपाउंड एल्कीन का डेरिवेटिव होगा। फिर अगला नियम कहता है कि अगर कार्बन परमाणु के लंबी श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसकी गिनती हम ट्रिपल बॉन्ड की ओर से करेंगे और वो यौगिक एल्काइन का डेरिवेटिव होगा। चूंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है अर्थात एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर अगला रूल ये कहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण का कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसमें कार्बन परमाणु की गिनती हम फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे और वो यौगिक प्रायः उसी फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव होगा। और फिर अगला नियम ये कहता है कि अगर उस कार्बन की लंबी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इस स्थिति में हम कार्बन परमाणु की गिनती किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं और फंक्शनल ग्रुप का एक सीनियरिटी ऑर्डर ही बना हुआ है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे अधिक वरीयता का क्रम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसकी गिनती हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे और जो शेष फंक्शनल ग्रुप होगा वो कंस्टिट्यूएंट माना जाएगा। फिर अगर किसी कार्बनिक यौगिक के लंबी कार्बन श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अनसरा ग्रुप है तब फिर उसी के सीनियरिटी ऑर्डर में ही उसका हम काउंट करेंगे और रेस्ट जो होगा वो कंस्टिट्यूएंट के तौर पर माना जाता है। तो आईयूपीएसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सभी नियम को दिया है जिसके आधार पर हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, जिसमें से एक यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को उदाहरण के तौर पर लिखा गया है ये दिखाने के लिए कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। और इसको एक नहीं बल्कि हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ 5 तरीका इसका लिखा हुआ है। इन सभी अलग अलग तरीकों में इसको हम लिख सकते हैं और क्वेश्चन ग्रुप में सभी अलग अलग दिया जाता है, लेकिन इसका नामकरण का वही सिस्टम है और बहुत ही आसान है जो आईयूपीएसी ने दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ इस कंपाउंड का नाम 4,5 डाइमिथाइल हेप्टेनॉल हो जाता है। अब फिर हम लोग यहाँ हर एक चीज के बारे में हर एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है एक एक नियम जानेंगे। उसके बाद फिर एक एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होगा, एक एक नियम का वेरिफिकेशन होगा कि कैसे इसका काउंट कर करके उसका हम लोग नामकरण करते हैं। और इन सारी चीज़ों को फिर हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और ये सभी जानकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज आपके पास आता चला जाएगा। और वो वीडियो हर तरह से आईएससी बीएससी आगे पीजी हर तरह का आपको इस पर मिलता चला जाएगा। वीडियो हर एक दिन अपलोड होते चला जा रहा है और आप इससे फायदा उठाइए।